हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के लिए भी और नीट के लिए भी। और मैंने कोई भी नोट्स पहले से नहीं बनाया है, साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे ताकि आप भी साथ ही साथ नोट्स बनाओ और फिर हम चीज़ों को समझेंगे और आप याद कर सको। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन की बात। अब स्टार्ट करते हैं। और नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी। तो सबसे पहले आपको हेडिंग दिख रहा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर एक टर्म दिख रहा है बच्चा, आपको एक टर्म दिख रहा है इनहेरिटेंस। क्या दिख रहा है? इनहेरिटेंस। देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हैं तो माँ बाप के बच्चे होते हैं तो लोग बोलते हैं इसकी आंखें माँ पे गई हैं, इसका कलर जो है पिताजी पे गया है। या फिर आप भी कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो अपने पापा पे गया है या तो माँ पे गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स जो हैं आपकी बॉडी में, कैरेक्टर्स, ईयर लोब, हेयर टेक्सचर, आई कलर, स्किन कलर, ये सारी चीजें हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में सीखा है। ये सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं माँ बाप से बच्चों में जाते हैं, यानी वन जनरेशन से अंदर जनरेशन में जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इनहेरिटेंस। तो मैं इस चैप्टर इसका नाम लिख देता हूं। इनहेरिटेंस क्या हुआ भाई? द प्रोसेस। क्या हुआ बताओ? द प्रोसेस बाय विच क्या क्या हो रहा है भाई? कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं? कैरेक्टर के साथ आर ट्रांसमिटेड, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। ट्रांसमिटेड कहां से कहां? फ्रॉम टू नेक्स्ट, या फॉर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। इस चीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं भाई? इसी चीज को हम लोग नाम दे देते हैं इनहेरिटेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब माँ बाप से कैरेक्टर जा रहे हैं किसी प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम दे दिया इनहेरिटेंस। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका मतलब कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब क्या है बेटा? कोई ना कोई मॉलिक्यूल है जो कि क्या है बेटा? रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जल्दी से बताइए। मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। किस चीज के लिए? इनहेरिटेंस के लिए। तो हमारा मकसद क्या होगा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमें क्या समझना है? इस मॉलिक्यूल के बारे में समझना है। किस मॉलिक्यूल के बारे में? ये कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस होता है? आपने जरूर से न्यूक्लिक एसिड का नाम सुना होगा। यानी इस पूरे चैप्टर में हमें क्या सीखना है बेटा? न्यूक्लिक एसिड। तो यानी कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है? तो न्यूक्लिक एसिड। अब बात को समझिएगा। न्यूक्लिक एसिड को समझने से पहले आपके एनसीईआरटी में कुछ इतिहास दे रखे हैं, कुछ हिस्ट्री दे रखी है। तो मैं अब क्या समझाने की कोशिश करूंगा? हिस्ट्री जो आपके इसमें बुक में दे रखा है। ठीक है, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक मिशर। क्या नाम था बेटा? फेडरिक मिशर। ठीक है, ये हॉस्पिटल में काम करते थे और इन्होंने क्या किया? जो पेशेंट होते थे उनके पस जानते हैं ना, पस हो जाता है ना दाने वाने में। तो उन्होंने क्या किया? पस सेल को एनालाइज किया, स्टडी करा। ठीक है, किसको स्टडी करा बेटा? पस सेल को। तो यहां पर एक सेल बना देता हूं मैं। ये रहा एक सेल, मान लेते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस। उन्हें पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या देखा? एक डेंस स्ट्रक्चर देखा। क्या देखा बेटा बताइए? डेंस स्ट्रक्चर देखा, है ना। ये कौन सा सेल था? डब्ल्यूबीसी या पस सेल, कुछ भी बोल दीजिए। पस सेल के अंदर देखा। इन्होंने इस डेंस स्ट्रक्चर का नाम रखा। क्या नाम रखा? नेम्ड न्यूक्लिन। क्या नाम रखा बेटा? न्यूक्लिन नाम रखा। अब देखो, अब क्या हुआ? एक और साइंटिस्ट आए। एंटमैन नहीं है, ऑल्टमैन है। एंटमैन आपका सुपर हीरो है, उसकी बात नहीं हो रही है। एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था भाई? एल्टमैन। एल्टमैन। ठीक है, मार्कर चेंज करता हूं नाम लिखने के लिए। ठीक है, एल्टमैन। एल्टमैन ने क्या किया? ऑल्टमैन ऑल्टमैन स्टडीड द नेचर ऑफ क्या कोशिश की इन्होंने? न्यूक्लिन। नेचर ऑफ न्यूक्लिन। इन्होंने न्यूक्लिन की नेचर की स्टडी करने की कोशिश की। और जब कोशिश की तो इन्होंने को क्या मिला? ही फाउंड आउट the nature was acidic. उन्हें क्या मिला कि इसका जो नेचर है एसिडिक है।
अगर कोई चीज एसिडिक होती है तो याद रखिएगा, कोई चीज एसिडिक है तो केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो एसिडिक है तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल सकते हैं कि इस पे चार्ज क्या होता होगा, नेगेटिव चार्ज होता होगा। नेगेटिव क्यों होता है आगे कारण डिस्कस करेंगे। तो यहां से देयरफॉर एक न्यू नेम मिला, न्यूक्लियन का एक न्यू नेम मिला, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला एसिड। तो यहां से एक नया नाम मिला न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम मिला बेटा, न्यूक्लिक एसिड। अभी तक मैंने आपको कोई कहानी नहीं बताई, अभी तक मैंने आपको इतना बताया है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, कोई मॉलिक्यूल जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसकी इतिहास बताई जो सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने बताई थी कि वो एक न्यूक्लियन नाम की चीज है। बाद में ऑल्टमैन ने स्टडी करा तो पता चला वो एसिडिक नेचर का है, इसलिए उसका न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला एसिड न्यूक्लिक एसिड। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो मैं आपको हेडिंग लिख देता हूं जल्दी से। ठीक है, चलिए तो अब हम किसको समझेंगे बेटा, न्यूक्लिक एसिड को समझेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो ये ना बेटा पॉलीमर है। क्या है बेटा, पॉलीमर। तो यहां लिख देता हूं मैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड को। अब समझेंगे एक एक चीज को, क्या होता है पॉलीमर, क्या होता है न्यूक्लियोटाइड। मैं न्यूक्लियोटाइड हमेशा एन और टी से डिनोट करूंगा, याद रखना। अब देखो समझो, आपने इस तरह से एक बीड लिया, दूसरी मोती ली, तीसरी मोती ली, फिर चौथी मोती ली, इस तरह से बहुत सारे मोतियों का आपने एक माला बना दिया। तो ये जो लंबा सा माला बना है इसको क्या बोलेंगे, इसको पॉलीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीमर। और एक सिंगल यूनिट को क्या नाम देंगे बेटा, एक सिंगल यूनिट को मोनोमर नाम देंगे। सिंगल यूनिट को क्या नाम देंगे, मोनोमर। सिंगल यूनिट को क्या नाम दे रहे हैं, मोनोमर। आपने बचपन में फ्रेंडशिप बैंड बनाया होगा, FRIENDS, उसको हाथों में बांधा होगा दोस्तों को, है ना। तो वो भी छोटे छोटे बीड्स का मिलकर बनाया। तो बीड्स इज सिंगल मोनोमर, और जब कुछ चेन बन जाती है तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। उसी तरह अगर मोनोमर मैं अमीनो एसिड बहुत सारे अमीनो एसिड को ऐड कर दूं तो ये मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड। लेकिन जो पॉलीमर बनेगा उसका नाम क्या होगा बेटा, इस ये जो लंबा सा पॉलीमर बनेगा, इस पॉलीमर का नाम होगा प्रोटीन। क्या नाम होगा, प्रोटीन। उसी तरह जब आप बहुत सारे जब आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएंगे और लंबी करोड़ों न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके लंबा चेन बनाएंगे, तो ये जो चीज बनेगी इसी चीज का नाम क्या होगा बेटा, न्यूक्लिक एसिड होगा। क्या नाम होगा बेटा, न्यूक्लिक एसिड। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो एक पॉलीमर है किस चीज का, न्यूक्लियोटाइड का। अब हमने ये तो समझ लिया। अब हमें क्या समझना है कि भैया न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आखिरकार। तो अब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियोटाइड समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं जल्दी से डाल दूं, मैं थोड़ा तेज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम टाइम में आप चीजों को समझ पाए, और एग्जाम पास है तो जल्दी से जल्दी आप चीजों को याद कर पाए। न्यूक्लियोटाइड, अब किसकी बात करेंगे बेटा, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक सेकंड मुझे दे दो, ओबीएस चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग परफेक्टली हो रही है, सारी चीजें दिख रही हैं। चलिए, तो हाँ, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है होता है भाई, कार्बन से बना हुआ जो मॉलिक्यूल होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। कार्बन से बना हुआ जो मॉलिक्यूल होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड, मेरी राइटिंग खराब है तो ज्यादा राइटिंग पे ध्यान मत देना। तो न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको बनाने के लिए 3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। यानी आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो आपको 3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल की जरूरत होगी। सबसे पहला मॉलिक्यूल जो होगा वो होगा पेंटोज शुगर। क्या होगा बेटा, पेंटोज शुगर। यानी आपको सबसे पहले एक पेंटोज शुगर चाहिए, उसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक नाइट्रोजिनस बेस चाहिए। क्या चाहिए आपको, नाइट्रोजिनस बेस। उसके अलावा एक और चीज चाहिए, उसका नाम होता है फॉस्फेट ग्रुप। यानी इन तीनों को आप ऐड करोगे,
क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या चीज मिलेगी, एक न्यूक्लियोटाइड। और बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करोगे या मिलियंस या थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करोगे तो आपको न्यूक्लिक एसिड बनेगा। और न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, या राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। तो हम एक एक करके तीनों को समझेंगे, फिर तीनों को ऐड करके न्यूक्लियोटाइड बनाना भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगा पेंटोज शुगर। सबसे पहले मैं आपको क्या बनाना सिखाऊंगा, पेंटोज एक सेकंड मुझे लिखने दें, पेंटोज शुगर। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, एक है डीएनए एक है आरएनए, एक डीएनए आरएनए। तो पेंटोज शुगर दो तरह के होते हैं, एक डीएनए में जो प्रेजेंट होता है और एक आरएनए में जो प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आरएनए वाला शुगर बनाऊंगा। तो आरएनए में जो प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है, ओहो, राइबोज शुगर। क्या नाम होता है बेटा, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर। देखो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर नहीं आती है तो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से बताऊंगा। देखो सबसे पहले ऑक्सीजन बना दिया, ऑक्सीजन मतलब एक स्माइली फेस बना दिया, स्माइली फेस बना दिया, उसके दो हाथ भी बना दो। तो यहाँ पर देखो दो हाथ बना दिए, दो हाथ मतलब दो बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दूसरा कार्बन। उसके बाद दो पैर बना दो, दो पैर भी बना दिए, और जमीन बना दो उनके बीच में, ठीक है। देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ देखो दूसरा कार्बन, यहाँ देखो तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। कितने कार्बन बेटा, चार कार्बन। मैंने पेंट मतलब होता है पांच, पेंट मतलब क्या होता है बेटा, पांच। और ओज मतलब होता है शुगर, यानी पांच कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दो और ये पांचवा कार्बन। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक। तो टोटल चार बॉन्ड बनाते हैं, तो दो हाइड्रोजन के साथ और एक OH के साथ। तो ये पांच कार्बन बन गए। तुम्हें दिख नहीं रहे हैं तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं एक बार जल्दी से। हाइलाइटर है ये, एक सेकंड बेटा, ब्रश पेन, हाँ मिल गया। देखो एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, ये रहा तीसरा कार्बन, ये रहा चौथा कार्बन, ये रहा पांचवा कार्बन। क्या दिखा आपको, पांच कार्बन। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये कार्बन कितना ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, ये देखो ये वाला ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक और दो, दो बॉन्ड बना रहा है। अब ये वाला कार्बन देखो कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड। इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, दो और तीन और चार। ये वाला कार्बन देखो कितना बॉन्ड बना रहा है, एक दो। कितने बॉन्ड बनाने हैं इसको, दो और तीन चार। इस वाले को देखो कितना बना रहा है, एक दो, ठीक है, इसको भी दो बनाने हैं। इस वाले कार्बन को देखो एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, इसको एक बॉन्ड और बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबको दो दो बॉन्ड बनाना है तो बना के दिखा देते हैं दो दो बॉन्ड। तो यहां पर मेरा व्हाइट मार्कर ये रहा एक तीसरा बॉन्ड चौथा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड चौथा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड चौथा बॉन्ड। यहाँ पर एक दो तीन पहले से थे तो ये चौथा। अब कुछ नहीं करना है, क्या लगाना है बॉन्ड में, तो एक जगह H लगा दो, एक जगह OH लगा दो, एक जगह H लगा दो, एक जगह OH लगा दो, H लगा दो OH लगा दो, H लगा दो OH लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो H लगा दो। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं आपको या नहीं आती, मुझे इतनी जल्दी से मुझे बता दें। ये जो शुगर बना है ये राइबोज शुगर है। क्या है, राइबोज शुगर। मुझे जल्दी से काउंट करो कितने हाइड्रोकार्बन है, तो पांच कार्बन आपको दिख रहे होंगे, पांच कार्बन अभी भी बताया। हाइड्रोजन कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10, H10। और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, पांच होंगे, एक दो तीन चार और एक, ये रहा पांच। तो C5H10O5 ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो राइबोज शुगर से हमें क्या बनाना है, हमें राइबोज शुगर से बनाना है डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या बनाना है बोलो, अरे बोलो, डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखो यहां पर मतलब समझो, डी का मतलब होता है बेटा रिमूवल, डी का मतलब होता है रिमूवल ऑर्गेनिक में। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी राइबोज शुगर से क्या रिमूव कर दो, ऑक्सीजन रिमूव कर दो। कौन से कार्बन से रिमूव करना है, सेकंड कार्बन से। कौन से कार्बन से, सेकंड। मैं आपको मेंशन कर देता हूं यहां पर कार्बन कौन कौन से हैं। ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, ये 3 कहलाएगा। ऐसे ही नंबर नहीं दे रहे हैं, इसका रीजन है नाइट्रोजनस बेस यहां पर जुड़ता है, इसलिए ये नंबर 1 है, ठीक है। ऑर्गेनिक का पूरा नियम होता है,
ठीक है, बट वी आर नॉट टीचिंग ऑर्गेनिक, वी आर टीचिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज बायोलॉजी, सो वी विल फोकस ऑन द मेन कॉन्सेप्ट, नॉट द ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट. Okay, so now what we will do, we will try to make another structure, that is deoxyribose. So what will we do? Another smiley face, 2 hands, 2 legs and a base. There will be 5th carbon known as CH2 OH. एक बॉन्ड यहां, 2, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां. क्या करना है? HOH लगाना है, लेकिन सेकंड कार्बन पे O नहीं लगा के सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? H लगाना है. O हटा दो. बस यहां पर क्या था? HOH, यहां पर क्या था? H. इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसका फॉर्मूला बता दो. यहां पर भी C5 है, H10 है, बस एक ऑक्सीजन क्या है? कम है, O4 है. अब मुझे एक बात बता दो, क्या इतनी बातें समझ में आती है यानी? पहले तो ये बताओ. अब मुझे एक बात बता दो, किन दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो देखो, कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, राइबोज शुगर के पास एक ऑक्सीजन ज्यादा है. एक ऑक्सीजन ज्यादा तो 2 लोन पेयर ज्यादा. 2 लोन पेयर ज्यादा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा. रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पे या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पे. जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन के होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. यानी इसकी अगर ऑक्सीजन एक ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या है? ज्यादा. अगर कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम. तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? भाई रिएक्टिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम. तो पूछा जाता है व्हाई डीएनए इज मोर प्रेफरेबल जेनेटिक मटेरियल. तो उसका एक कारण क्या है कि डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है जो कि उसको ज्यादा स्टेबल बनाता है. आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी. मैंने अब क्या बोला था? कितनी चीजें ऐड करनी है? पेंटोज शुगर का काम कर दिया. अब हमें नाइट्रोजनस बेस ऐड करना है. तो चलो अब हम समझते हैं नाइट्रोजनस बेस को. माफी चाहूंगा अगर अजान की आवाज आ रही होगी. इस टाइम अजान काफी होती है मेरे एरिया में. चलो अब देखो बेटा, नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे. नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो यहां पर नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं. कितने तरह के होते हैं बेटा? 2 तरह के होते हैं. एक को बोलते हैं प्यूरिन. एक 2 टाइप के होते हैं. एक का प्यूरिन नाम है और एक को बोलते हैं प्यूरिन. क्या बोला बेटा? प्यूरिन. और एक को क्या नाम दिया बेटा? पायरिमिडीन. अब आपको इनका जनरल स्ट्रक्चर काफी होगा, इनके स्ट्रक्चर्स याद रखने की जरूरत नहीं है. क्लास 11th में एक स्ट्रक्चर दे रखा है तो वो मैं जरूर सिखाऊंगा, और क्लास 12th में एक नाम दे रखा है वो मैं जरूर सिखाऊंगा. वैसे आपको स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है. पहले सिखा देता था, कॉलेज में बच्चों को काम में आता था, लेकिन फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, न्यूमेरिकल्स लगा लो, ज्यादा बेहतर होगा. तो देखो, पायरिमिडीन कैसा दिखता है, प्यूरिन कैसा दिखता है, समझो बेटा. पायरिमिडीन जो है ना, रिंग स्ट्रक्चर तो समझ में आता होगा ना, जो रिंग अभी बनाया हमने शुगर. तो देखो बेटा, देखो पायरिमिडीन में कैसा दिखता है? एक कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन. मैं बॉन्ड की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, मैं चीजों को समझा रहा हूं. यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा. खैर, याद कितने मेंबर्ड रिंग है मुझे ये बता दो. क्या ये 6 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है क्या आपको? कितने कार्बन यहां पर रिंग में कितने चीजें हैं? 1 2 3 4, अच्छा यहां पर भी तो कार्बन है, 5 6. तो कितने मेंबर्ड रिंग है ये? 6. ये सवाल डायरेक्ट आता है. 6 मेंबर्ड रिंग होता है. कितना मेंबर्ड रिंग होता है? 6 मेंबर्ड रिंग होता है, जिसमें कि 4 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन है. ये है पायरिमिडीन. और प्यूरिन बनाना है तो क्या करो, सेम एक पायरिमिडीन रिंग बना दो. क्या बना दो? एक पायरिमिडीन रिंग बना दो. कॉपी कर लो, मैं भी कॉपी कर रहा हूं. और इसके आगे क्या बना दो? हाँ, तो एक तो यहां पर क्या है बेटा? पायरिमिडीन रिंग हो गया. और दूसरे वाले रिंग का नाम अब नहीं पूछा जाएगा,
इसको इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग कितने कार्बन का है? 1 2 3। अब मुझे टोटल बता दो कितने का इसमें मेंबर्ड है, तो बोलेंगे 6 ये और 3 9। देखो 1 2 3 4, मैं आपको अच्छे से गिनाता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे एक कहां गलती कर दी मैंने? सब सही बनाया है क्या? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। चलिए शायद मुझसे यहाँ पे गलती हो रही होगी। यहाँ पे ये 3 मेंबर्ड होते हैं, तो 6 3 9। टोटल कितने आपके मेंबर्ड होते हैं? यहाँ पर 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रख ले कितने मेंबर्ड रिंग है ये? 9 मेंबर्ड रिंग है। इसको ऐसे गिनते हैं, सॉरी याद आ गया, इसको ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 ये रिंग हो गया, और ये देखो 7 8 9। मैं बता देता हूं क्योंकि ये कॉमन है ना। ये देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इस वाले रिंग में भी कॉमन है और इस वाले भी रिंग में कॉमन है। तो देखो इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6, और फिर इस वाले रिंग को काउंट करो 7 8 9। ये भी कार्बन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इमिडाजोल रिंग क्या होता है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा 9 मेंबर्ड रिंग और ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये जनरल स्ट्रक्चर बनाया है। यानी प्यूरिन के और भी टाइप होते हैं, तो लेकिन सबके प्यूरिन में ये 2 रिंग तो पाए जाएंगे। पायरिमिडिन के और भी टाइप होते हैं, तो सबके पायरिमिडिन के रिंग में ये बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके एग्जाम्पल आपको याद करवाता हूं। तो अब एग्जाम्पल याद करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है, मैं प्योर सिल्वर से याद रखता हूं। प्योर सिल्वर, ए से होता है एडेनिन, ए से होता है, एक होता है इसका एग्जाम्पल एडेनिन, और जी से होता है ग्वानिन, जी से होता है ग्वानिन। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है सी यू टी कट, सी से होता है साइटोसिन, 3 तरह के पैरामिडिन होते हैं। यू से होता है यूरासिल, और टी से होता है थायमीन, टी से होता है थायमीन। अब आपको याद रखना है एडेनिन और ग्वानिन दोनों में पाए जाते हैं। ये डीएनए में भी पाया जाएगा और आरएनए में भी पाया जाएगा, यानी प्यूरिन दोनों में पाए जाते हैं। प्यूरिन किस में पाए जाते हैं बेटा? दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोसिन ये भी डीएनए में पाया जाएगा और आरएनए में भी पाया जाएगा। यूरासिल ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, और यूरासिल की जगह डीएनए में क्या पाया जाता है? डीएनए में थायमीन पाया जाता है। तो याद रखना है कि डीएनए में थायमीन और आरएनए में थायमीन की जगह यूरासिल, बाकी सारी चीजें सब में पाई जाती हैं। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं, आप मुझे ये बता दें। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर आपको दे रखा है यूरासिल का, एक स्ट्रक्चर दे रखा है यूरासिल का क्लास 11th में। कहां पर दे रखा है? क्लास 11th में एक स्ट्रक्चर दे रखा है यूरासिल का। इसको समझते हैं। देखो एक जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। यूरासिल कहां पे आता है बेटा? यूरासिल यहां देखो पायरिमिडीन में आ रहा है, सिंगल रिंग, तो भाई जनरल स्ट्रक्चर बना दो सिंगल रिंग का। मैंने क्या बोला था जनरल स्ट्रक्चर बनाने के लिए? देख के बना लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो इसको देख के बना देते हैं। ठीक है, यहां बना दे क्या? चलो नहीं यार, नीचे बनाना होगा। जनरल स्ट्रक्चर देख लो, फिर मैं यहां समझाता हूं। देखो सबसे पहले सी, सी के साथ क्या था भाई? एन होता है, एन बना दिया। फिर यहां पर क्या था? सी, मैंने डायग्राम में एन नीचे रखा था, सी ऊपर रखा था। अब किस तरफ से देखते हो मैटर करता है। सी के बाद क्या था भाई? फिर से वापस नाइट्रोजन था, इधर से वापस क्या था भाई? सी। उसके बाद वापस क्या था? सी डबल बॉन्ड। उसके बाद यहां पर क्या था? सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहां देखो, क्या ये सेम ऐसे बनाया क्या? सी एन सी, सी एन सी। उसके बाद इधर देखो सी सी सी, और फिर एन, सी एन सी, सी एन सी, फिर देखो सी 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 और एन, यही तो बनाया था। अब क्या करना है आपको यूरासिल में, इसका मैं नाम लिख देता हूं 2,4 डाइऑक्सो पायरिमिडीन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में दे रखा है।
ये जो है, ये वाला कहाँ गया यार, मेरा मार्कर नहीं मिलता है मुझे। ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल में दे रखा है। तो मैंने देखो पायरिमिडीन बना दिया और 2 और 4 पे क्या बना देना है, ऑक्सो। अब एक बार पोजीशन मैंने नहीं सिखाया है, तो ये रहा आपका 2, आपका कौन सा, ये रहा आपका पोजीशन, ये वाले पोजीशन को 2 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। तो ये ऑक्सो मतलब कीटोन, तो डबल बॉन्ड ओ, 3 4 डबल बॉन्ड ओ, ये आपका बन गया क्या, यूरासिल बन गया। आपके एनसीईआरटी, मेरे पास एनसीईआरटी है नहीं, आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी शायद से आप मुझे टाइम दे तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूं एनसीईआरटी। अरे यार, इंपोर्ट पे लगा दिया है मैंने, आप देखते हैं कितना जल्दी इंपोर्ट हो जाता है। चलो ये आ गया, एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते हैं। चलो एनसीईआरटी जब देखोगे तो यहां पर ना तुम्हें एक चीज दिखेगा, इट फंक्शन एज एडेप्टर स्ट्रक्चरल कैटालिटिक मॉलिक्यूल। तो ये जब मैं आरएनए पढ़ाऊंगा तो वहां पर सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है, कुछ छूटा नहीं है। उसके बाद ये डीएनए के बारे में मैंने बताया नहीं है। उसके बाद यहां पर, यही कहीं पर आप जब देखो, यहाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि ऑल्सो इन आरएनए द यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमीन। और थायमीन का यहाँ पर दूसरा नाम दे रखा है 5 मिथाइल यूरासिल, दे रखा है यानी 5 मिथाइल यूरासिल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यानी थायमीन का दूसरा नाम दे रखा है, स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है। क्लास 11th में यूरासिल का स्ट्रक्चर दे रखा है और 12th में नाम दे रखा है थायमीन। क्या नाम दे रखा है थायमीन का, थायमीन का नाम दे रखा है 5 मिथाइल यूरासिल। यानी आपको यूरासिल बनाना सिखाया, ये सिर्फ नीट के बच्चों के लिए, बोर्ड के बच्चों के लिए इतना डेप्थ में नहीं है। तो अब वापस क्या करो, वापस से सब कुछ बना दो, एन सी डबल बॉन्ड ओ एन, यहां पर भी डबल बॉन्ड ओ था, यूरासिल बना दो, सी डबल बॉन्ड ओ सी। अब मैंने क्या करना है, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। तो 5 पे क्या लगा दो भाई, CH3 लगा दो। कार्बन का बॉन्ड ज्यादा हो गया तो एक बॉन्ड को क्या कर दो, यहां से खत्म कर दो। ये रहा आपका थायमीन का स्ट्रक्चर। क्या आपको इतनी बातें समझ में आती हैं या बाउंस कर जाती हैं? अरे बोलो, समझ में आ रही हैं बातें या बाउंस कर रही हैं? ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लो। अब मैं किसी से पूछ नहीं सकता दोबारा समझाऊं या ना समझाऊं, मैं रिकॉर्ड करके पढ़ा रहा हूं। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करो, या जो भी क्राइटेरिया वो करो, ताकि लाइव पढ़ाऊं और डाउट भी लेते रहूं। चलिए, तो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम तीसरी चीज के बारे में बात करेंगे। अब देखो, अब हमने क्या सीख लिया बेटा, नाइट्रोजनस बेस सीख लिया, हमने पेंटोज शुगर सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे, फॉस्फेट ग्रुप। क्या सीखेंगे बेटा, फॉस्फेट ग्रुप। तो अब तीसरा क्या होगा बेटा, फॉस, अब देखो फॉस्फेट ग्रुप क्या है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप में कुछ नहीं है, एक एसिड पाया जाता है, आपने पी ब्लॉक में सीखा होगा, उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फेट ग्रुप में कुछ नहीं है, ये क्या है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H3PO4। क्या होता है बेटा बताओ, H3PO4, है ना। अब समझो बात को कि देखो 3 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन मिलकर 3 OH बना दो। तो देख लो, ये P, एक OH लगा दिया इधर, एक OH लगा दिया इधर, एक OH लगा दिया इधर। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन 4 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, फॉस्फोरस 5 बना सकता है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है।
नहीं तो बात नहीं, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, 3 बना दिया और एक ऑक्सीजन बच रहा तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए था, ये रहा आपका फास्फोरिक एसिड। यानी इन तीनों चीजों को, फास्फोरिक एसिड को, नाइट्रोजनस बेसिस को और शुगर को, तीनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा तुम्हारा, न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। कंट्रोल प्लस सॉल्व। चलो हाँ भाई शुरू करें। एक सेकंड मैं इसमें डब्बा भी डाल दूं ताकि अच्छा लगे। चलो अब हम क्या समझेंगे, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, हमने तीनों चीजों को समझ लिया। अब हम बनाएंगे क्या भाई, न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है। तो देखो समझो बात को अच्छे से समझना बेटा। देखो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या बनाया, ऑक्सीजन, हाथ बना दिया, पैर बना दिया और बेस बना दिया। कोई दिक्कत परेशानी। अब मैं हर जगह नहीं लिख रहा हूं कि यहां पे HOH है, वो कॉमन सेंस है। नंबर 1 कार्बन पे कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस लगेगा। क्या लगेगा यहां पर, कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस लगेगा। तो मैं यहां पर एडेनिन लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, मान लो समझाने के लिए एडेनिन लगा दिया। क्या लगा दिया, एडेनिन। अब देखो क्योंकि हमें एडेनिन का स्ट्रक्चर नहीं जानना था, तो ये जो बॉन्ड कैसे बना वो भी नहीं जानना है, ये बॉन्ड कैसे बना वो भी नहीं जानना है। अब यहां पर देखो, यहां पर एक कार्बन था या नहीं था, और ये कार्बन किसके फॉर्म में था, CH2OH था या नहीं था। अब देखो सुनो, और यहां पर तीसरा कौन, अच्छा तीसरी कौन सी चीज ऐड करनी है बेटा, बताओ जल्दी से बताओ। ये एक चीज पहले यहां पर समझ लो, हमने अभी कितनी चीजों को ऐड करा बेटा, हमने अभी 2 चीजों को ऐड करा, शुगर को ऐड करा है और किसको ऐड करा है बेटा, नाइट्रोजनस बेस को ऐड करा है। ठीक है, इन 2 चीजों को हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड। 2 को ऐड करा तो न्यूक्लियोसाइड और 3 को ऐड करा तो न्यूक्लियोटाइड। तीसरा कौन सा चीज ऐड करना है, तीसरा हमें ऐड करना है फॉस्फोरिक एसिड। तो यहां देखो P डबल बॉन्ड O, यही तो होता है फॉस्फोरिक एसिड। OH OH OH। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से जब ये देखो, क्या ये एसिड है, ध्यान से देखिए, क्या ये एसिड है, हाँ है सर। क्या OH अल्कोहल होता है, हाँ। एसिड और अल्कोहल जब भी आमने सामने आते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इसको स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। केमिस्ट्री का बेसिक सा रिएक्शन है, 10th में भी था। तो यहां पर, और यहां पर से OH जाएगा एसिड से, ठीक है। अच्छा कहां से OH जाएगा कहां से H जाएगा उतना मुझे डिटेल में नहीं मालूम है, वो आपको केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, लेकिन सोल्यूशन विल बी सेम। तो यहां से क्या चला गया, OH, और यहां से क्या चला गया बेटा, H चला गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस फॉस्फेट का ये वाला बॉन्ड टूट गया और ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, यहां देखो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। और यहां पर क्या था, एडेनिन, ए से लिख देते हैं डायरेक्ट, एडेनिन। अब यहां पर क्या हुआ, सी के साथ H था ऊपर, ठीक है बेटा समझ में आ रहा है, सी के साथ नीचे भी H था, समझ में आ रहा है या नहीं बेटा, जल्दी बोलो। उसके बाद यहां पर क्या हुआ, यहां पर O रह गया और O का बॉन्ड टूट गया, और यहां पर क्या है, P डबल बॉन्ड O अभी भी है, इधर का OH अभी भी है, इधर का OH अभी भी है। यहां पर एक नया बॉन्ड बनने की संभावना दिख रही है या नहीं, दोनों का एक बॉन्ड टूटा है तो, हाँ या ना बोलो। तो यहां पर क्या होगा, PO बॉन्ड बन जाएगा, नया बॉन्ड। अच्छा यहां पर एसिड प्लस अल्कोहल का रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन
एस्टरिफिकेशन, ये आपका बायो का पार्ट नहीं है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और बॉन्ड जो बनता है उसको एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन हुआ, तो ये जो नया बॉन्ड बना है बेटा, ये जो नया बॉन्ड बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्टर बॉन्ड। क्या बॉन्ड हो जाएगा, एस्टर बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर कौन सा एसिड था, फॉस्फोरिक एसिड था या नहीं था, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या हो जाएगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो एक बॉन्ड तो आपको समझ में आ गया ये। उसके अलावा यहां पर एक बॉन्ड और देखो, ये वाला बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड का नाम डायरेक्ट याद रखना है, इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। फिर से मैं बता देता हूं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और हमने यहां पे क्या ऐड कर दिया, न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड कर दिया या नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। एक फॉस्फेट ऐड किया है तो मोनो फॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फेट। अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोजनस बेस ATGCU बहुत सारे हैं, तो अगर अगर ऐड किया तो उस न्यूक्लियोसाइड का दूसरा नाम होगा, G ऐड करा तो उस न्यूक्लियोसाइड का दूसरा नाम होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, बोलो। ठीक है, तो उसी तरह मैं आपको यहां पर समझाता हूं, अगर मैं इस न्यूक्लियोसाइड का स्पेशल नेम क्या हो जाएगा, यहां पर एडेनिन ऐड किया है, एडेनिन ऐड किया है तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। क्या नाम हो जाएगा, एडिनोसिन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन फॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या फॉस्फेट। और इसी का नाम क्या है, इसी को तो न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, इसी का दूसरा नाम तो न्यूक्लियोटाइड है। अब मुझे एक बात बता दो, ये रहा शुगर, बना दिया शुगर। अच्छा ये शॉर्ट में ना फॉस्फेट को ऐसे दिखा देते हैं, एक फॉस्फेट जोड़ा, फिर दो फॉस्फेट जोड़ा, और फिर तीन फॉस्फेट ऐड कर दिया, और यहां पर मैंने एडेनिन। इतने का नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम है, न्यूक्लियोसाइड। इतने का नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट या मोनोफॉस्फेट। इतने का नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड डाई फॉस्फेट। और इतने का नाम क्या हो जाएगा, इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, इस पूरे का नाम न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और यहां पर हमने एडेनिन जोड़ा है, तो एडेनिन वाले का नाम क्या होता है, एडिनोसिन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, काम की चीज है ये, ट्राई फॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, एटीपी। अब समझ में आया, बचपन से तुम एटीपी करते थे, अरे सिलेबस में है तुम्हारे एटीपी का स्ट्रक्चर इनडायरेक्टली। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं या बाउंस कर जाती हैं, पहले तो ये बताओ। आगे बात करें, अगला टॉपिक क्या है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, उसमें टोटल न्यूक्लियोटाइड 1000 है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ये डीएनए मॉलिक्यूल ना सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिंगल। डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, 1000 न्यूक्लियोटाइड है। अभी ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेट मी एक्सप्लेन सम लिटिल मोर, देन यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन।
अभी वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैं अभी दूंगा आपको। क्या यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। चलिए, तो अभी हमने क्या बनाया, अभी हमने बनाया एक न्यूक्लियोटाइड, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड से डीएनए या आरएनए तो नहीं बनेगा। आरएनए बनाना है तो आरएनए वाला शुगर, और नाइट्रोजनस बेस डीएनए बनाना है तो डीएनए वाला शुगर। अब डबल स्ट्रैंड बनाना है, एक तो सिंगल स्ट्रैंड लंबा सा बनाना होगा, फिर डबल स्ट्रैंड। तो अगला हेडिंग क्या हो जाएगा अपना, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल चल, अब देखो डीएनए मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे बनता है नहीं बनता है, ठीक है। देखो सबसे पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले यहां पर मैंने पेन चेंज कर लूं, ये वाला ले लेता हूं। एक शुगर बनाया, डिजाइन बना दो, चलो कितने मैंने शुगर बना दिए, 4 शुगर बना दिए। अब एक बात बताओ, अरे यहां पर मान लो मैंने ए ऐड कर दिया, यहां पर मान लो मैंने टी ऐड कर दिया, यहां पर मैंने मान लो जी ऐड कर दिया, और यहां पर मान लो मैंने सी। अच्छा, डीएनए में लाखों अरबों बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे इसमें। और एक बात बताओ, क्या यहां पर सी होगा और सी के साथ फॉस्फेट होगा या नहीं होगा? और फॉस्फेट में यहां पर डबल बॉन्ड, इधर OH और इधर भी तो OH है। उसके बाद यहां पर भी फॉस्फेट है, यहां पर OH लिख सकता हूं, इस बार डबल बॉन्ड O नीचे लिख दिया, और यहां पर भी तो OH है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या इस थर्ड कार्बन पे, ध्यान से देखो मैं ऊपर ले जाता हूं, थर्ड कार्बन पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो थर्ड कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, हमने ड्रॉ नहीं किया था बस, है ना। तो थर्ड कार्बन पे यहाँ पर OH प्रेजेंट है या नहीं है, यहाँ देखो थर्ड कार्बन पे यहाँ पर OH प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। वापस देखो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वापस देखो यहाँ से, वापस से यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, पानी निकलेगा। उसी तरह यहाँ पर भी फॉस्फेट है, यहाँ पर भी OH है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड निकलेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं अच्छे से बस समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे OH देखो एसिड, और ये क्या है, अल्कोहल। क्या होगा, एसिड और अल्कोहल में यहां से OH जाएगा और यहां से क्या जाएगा, H जाएगा, हाँ या ना बोलो, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी क्या है, कार्बन, कार्बन के साथ डायरेक्ट, कार्बन है ना यहाँ पर, कार्बन के साथ डायरेक्ट P जुड़ा हुआ है। यहाँ पर OH यहाँ पर भी है, OH यहाँ पर भी है, और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन के साथ P, OH, OH और डबल बॉन्ड O। अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर भी तो OH है थर्ड कार्बन पे, देखो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे OH है। अब मुझे एक बात बता दो बेटा, कहाँ गया, यहाँ पे भी बेटा OH पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर O था, इस बार सीधा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बना लो। ठीक है, यहां पर क्या था,
ए था, यहां पर क्या था, टी था, यहां पर क्या था, जी था, यहां पर क्या था, सी था। अब देखो समझो, अब क्या यहां पर एक फॉस्फेट बॉन्ड है, एक फॉस्फेट बस एक ही बना रहा है, लेकिन ये वाला फॉस्फेट देखो, एक तो इसके साथ तो बना रहा है, अभी सिखाया था इसके साथ बनाता है, लेकिन ये ऊपर वाले के साथ भी तो बना रहा है, ये देखो ये पी ऊपर वाले के साथ भी बना रहा है। उसी तरह यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो फॉस्फेट है, ये तो बॉन्ड बना ही रहा है, बना रहा है, और ये इसके ऊपर वाले के साथ भी बना रहा है। यहाँ पर जो कार्बन है, ये तो बॉन्ड बना ही रहा, बना रहा है, और फिर पी ये ऊपर वाले के साथ भी बॉन्ड बना रहा है। समझ में आया या नहीं आया? यानी कहने का मतलब ये कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसको फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉस्फोइस्टर। चाय लियो। फॉस्फोइस्टर, एक सेकंड को। हाँ, तो हमने कहां तक बात कर ली थी? मैंने आपको समझा दिया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन। देखो, एक बात बताओ, एक न्यूक्लियोटाइड, ये रहा एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, तो मोर देन वन हो गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब यहाँ पर बॉन्ड्स को समझो। ये देखो, ये वाला फॉस्फेट जो है, कहाँ आ गया, सो सॉरी, ये वाला जो फॉस्फेट है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बार मैं चेक कर लूं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं नहीं? सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक। चलो देखो समझो, देखो बेटा, ये वाला फॉस्फेट सिर्फ इसी के साथ बना रहा है, कार्बन नंबर 5 के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो फॉस्फोइस्टर। लेकिन ये वाला देखो, एक फॉस्फोइस्टर तो ये बना रहा है और एक फॉस्फोइस्टर ये बना रहा है, तो इन दोनों को मिला के हम एक नया नाम देंगे, फॉस्फो डाइस्टर। क्या बोलेंगे? डाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, उधर इसी तरह ये क्या बन जाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर। उसी तरह ये क्या बन जाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर। तो अगर मैंने 4 न्यूक्लियोटाइड का अगर चेन आया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो मुझे सबसे पहला वाला जो है वो फॉस्फोइस्टर बनेगा। देखो, सबसे पहला वाला चेन क्या दिख रहा है? फॉस्फोइस्टर। बाकी डाइस्टर दिख रहा है, डाइस्टर दिख रहा है, डाइस्टर दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5 था। ठीक है, तो यानी डीएनए कहां से बन रहा है? 5th कार्बन पे बॉन्ड बनाया, 5th कार्बन पे देखो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया। यहां देखो, मैं पेन चेंज कर देता हूं, देखो यहां देखो, 5th कार्बन पे बॉन्ड बना या नहीं बना, तो इस वाले एंड को 5th एंड बोलेंगे, 5 एंड, 5 प्राइम। और यहां पर देखो, इसका 3 बॉन्ड बनाने में काम में आ रहा है, इसका 3 बॉन्ड बनाने में काम में आ रहा है, इसका भी 3 भी बॉन्ड बनाने में काम में आ रहा है, लेकिन इसका 3 फ्री है। तो मैं इसको पेन चेंज करके समझाता हूं अच्छे से। यानी इसका 3 जो है, इसका जो OH है 3 कार्बन पे फ्री है, तो ये वाले एंड को डीएनए के 5 एंड बोलते हैं और ये वाले एंड को डीएनए के 3 एंड बोलते हैं। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? 5 एंड और 3 एंड क्या होता है? क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बता दो, ये 4 न्यूक्लियोटाइड जब हमने लिए तो कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बने? टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, पीईबी बता दो। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड हमेशा कितना बन रहा है? सिर्फ पहला वाला बनेगा, सिर्फ पहला वाला फॉस्फोईस्टर बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये कितने बनेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1। तो कितने न्यूक्लियोटाइड हमने बनाए? यहां पर देखो, काउंट करो, 1 2 3 4, तो 4 - 1, 4 - 1 कितना हो जाएगा भाई? 3। और टोटल नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमेशा कितने होंगे? जितने न्यूक्लियोटाइड है कितने हैं? देखो काउंट करो, देखो ये रहा एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये रहा दूसरा, ठीक है, ये रहा आपका तीसरा और ये रहा चौथा, यानी जितने न्यूक्लियोटाइड उतने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? ये हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई, एक सिंगल चेन बनाई, लेकिन ज्यादातर जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो अब हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं, मुझे ये बता दीजिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन देता हूं, इन अ सिंगल डीएनए स्ट्रैंड, क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंगल डीएनए स्ट्रैंड या आरएनए मान ले, कुछ भी मान ले, सिंगल डीएनए स्ट्रैंड, टोटल
न्यूक्लियोटाइड 1000 है। फाइंड, क्या फाइंड करना है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बहुत ही आसान है, सॉल्व कर लोगे। अरे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कितना भी न्यूक्लियोटाइड हो जाए, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हमेशा कितना रहेगा? हमेशा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हमेशा 1 रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। डाइस्टर क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 999 हो जाएगा। और ग्लाइकोसिडिक 1000 है तो 1000 हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाऊंगा। अब मैं क्या बनाऊंगा बेटा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अरे ये क्या हो गया? टाइप इसको डब्बा में भी डाल दूं, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे होगा। वापस से हम लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे सब कुछ बनाने की। ठीक है, तो 2 चेन बनाना है। तो ये रहा एक चेन बना रहा हूं, 2 3, ज्यादा स्पेस नहीं तो 4 न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं। अब मुझे एक बात बता दो, क्या यहां पर फॉस्फेट होगा? हाँ, सब पे फिफ्थ कार्बन दिखाते नहीं है जनरली, तो फिफ्थ कार्बन पे सब पे क्या बना दिया हमने? फॉस्फेट बना दिया। फिफ्थ कार्बन पे सब पे क्या बना दिया? फॉस्फेट। बस इसका सेकंड का, इसका थर्ड कार्बन का OH इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका भी थर्ड कार्बन का OH इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसका भी थर्ड कार्बन के साथ इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं? सेम, अच्छा ये 5 डैश था, बताया था भी, और ये 3 इसका OH फ्री है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डैश। अब मुझे एक बात बता दो, सेम टू सेम मैं ऐसे डीएनए बना दूं। अच्छा यहां पर ए लगा दिया मान लो, यहां पर मान लो टी लगा दिया, यहां पर मान लो जी लगा दिया, यहां पर मान लो वापस ए लगा दिया। समझो, वापस मैं सेम अच्छा ए के सामने टी आता है, याद रखो, मैं अभी सिखाऊंगा 4 गज रूल में। ए के सामने टी आएगा, यहां लिख देता हूं, ए बॉन्ड बनाता है टी से और जी बॉन्ड बनाता है सी से। ठीक है, ये आगे सिखाऊंगा। तो ये देखो, यहां पर मैंने ए के सामने टी लगा दिया, लेकिन एक बात बताओ, यहां पर मैंने एक और शुगर बना दिया, और यहां पर फॉस्फेट लगा दिया, यहां पर भी फॉस्फेट लगा दिया, और यहां पर मैंने ए लगा दिया। क्या टी के सामने ए ऐसे आता ना, लेकिन ये टी है तो ए कैसे है भाई? ए ऐसे इधर है, ए कैसे इधर है, तो टी और ए में बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। टी के सामने ए आना चाहिए तब बॉन्ड बनेगा। तो क्या होता है कि एक स्ट्रैंड ऐसे 5 से 3 बन रहा है, तो दूसरा स्ट्रैंड ऐसे 5 से 3 बनेगा, ताकि ए के सामने टी आए, जी के सामने सी आए। मैं क्या बोल रहा हूं? एक स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो दूसरा स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनेगा, ताकि ए के सामने क्या है? टी आए, और जी के सामने क्या है? सी आए। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं या बाउंस कर जाती हैं? आप खुद देख लो, आप खुद देखो बेटा, क्या यहां पर बॉन्ड बनने की संभावना है? अरे ए के सामने पी आ रहा है, ए के सामने टी आना चाहिए, तो इस तरह से तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इस तरह से तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो क्या होगा? देखो ये ड्रॉ बहुत, ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हमें शुगर उल्टा बनाना होगा। हमें क्या बनाना होगा? उल्टा शुगर बनाना होगा। तो उल्टा शुगर बना के देखते हैं। ठीक है, तो देखो उल्टा शुगर बनाते हैं। बन गया उल्टा शुगर। वैसे नीचे से ऊपर बनता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, समझो बात को। देखो कार्बन नंबर 1, ये रहा कार्बन नंबर 1। अच्छा, जब आप पेज में बनाएंगे तो आमने सामने आएगा, यहाँ पे आमने सामने नहीं आ रहा है,
ये एक ए के सामने क्या आया बेटा, टी। ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये ए के सामने टी एकदम आमने सामने आएगा, तो मेजर करके बनाओगे तो आमने सामने आएगा, मेरे पास मेजरमेंट नहीं है इसलिए। यहां पर देखो जी के सामने क्या आएगा, सी। यहां पर टी के सामने, ये देखो ये यहां पर आना चाहिए था बनाने के लिए, टी के सामने क्या आएगा, ए। और एक ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ये आमने सामने आना चाहिए, ए के सामने टी। मेरे पास उतना अच्छा राइटिंग पैड नहीं है, इस वजह से ये हो रहा है। और ये देखो, ये कार्बन नंबर 1, ये देखो कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे 5 होगा तो फॉस्फेट होगा, यहाँ पर 5 होगा तो फॉस्फेट होगा, यहाँ पर भी 5 है तो फॉस्फेट होगा, और यहाँ पर भी 5 है तो फॉस्फेट होगा। यहाँ पर 5 बिजी है या नहीं है, बिजी है। और यहाँ पर 3 का OH क्या है, फ्री है या नहीं है, तो इस वाले एंड को क्या बोलेंगे, 3 एंड। अब देखो क्या इसका 5, हाँ चलो 5 से 3 है ना। अब देखो एक बात बताओ, क्या ये रहा 3OH, ये रहा 5, क्या इसका 5 के 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा? अभी देखो 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 देखो, ये फर्स्ट वाले का क्या, कौन सा कार्बन, 3, सेकंड वाले के 5 के साथ बॉन्ड बना रहा था या नहीं? फर्स्ट वाले का 3 का OH, फिर इसके सेकंड वाले के P से बॉन्ड बना रहा है, उसी तरह ये भी P से बॉन्ड बनाएगा। एक दो बार बेटा प्रैक्टिस करना, एक दो बार प्रैक्टिस करना, एकदम याद हो जाएगा। फिर ये भी देखो, इसका थर्ड का OH इसके फिफ्थ के P के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाँ या ना बोलो। अब मैंने क्या बोला था कि A और T डबल बॉन्ड बनाते हैं, A और T डबल बॉन्ड बनाते हैं, G और C ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और A और T क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे हजारों लाखों यूनिट मिलके आपके क्या बन जाएंगे, चीजें बन जाएंगी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आती हैं या नहीं? ठीक है, तो दो स्ट्रैंड बनेंगे डीएनए के। एक देखो स्ट्रैंड 5' to 3' है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको कहां गया पेन यार, मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक ऐसे स्ट्रैंड आया, ये रहा दूसरा स्ट्रैंड, है ना। अगर ये एक 5' था तो ये कौन सा एंड था, 3'। अगर ये 5 था तो ये इसका उल्टा 3, और यहां पर 5, और बीच में कहीं पर क्या है, कहीं पर डबल बॉन्ड बन जाएगा AT है तो, और कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा अगर GC है तो। कहीं पे डबल बॉन्ड, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पे डबल बॉन्ड, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड। क्या आपको ये वाली बातें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं? ठीक है, तो ये दो स्ट्रैंड बन गए डीएनए के, लेकिन कहीं डबल कहीं ट्रिपल बॉन्ड, कहीं डबल कहीं ट्रिपल बॉन्ड, तो मजबूती प्रोवाइड करने के लिए, क्या प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए डीएनए इस तरह से क्या हो जाएगा, क्वाइल कर जाएगा। डीएनए क्या कर जाएगा, राइट हैंडेड मैनर में क्वाइल कर जाएगा। राइट हैंडेड मैनर मतलब क्या है, ऐसे ऐसे क्वाइल हो रहा है तो राइट हैंडेड मैनर, अगर ऐसे ऐसे क्वाइल हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंडेड। तो डीएनए कैसे क्वाइल हो गया भाई बताओ, राइट हैंडेड मैनर में डीएनए क्या हो जाता है, क्वाइल हो जाता है। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं आपको, आप बताइए मुझे। चलिए आगे बात करें। अब देखो समझो, अब डीएनए क्वाइल क्यों हुआ, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब ध्यान से यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना। देखो कंप्लीट सी कब बनेगा, कंप्लीट सी कब बनेगा बेटा, ये रहा आधा सी और फिर ये रहा आधा सी, इनको जब मिलाओगे तभी तो ये, जैसे इनको मिलाओगे आधा सी और आधा सी, तभी तो ये कंप्लीट ये बनेगा। तो देखो यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर ये आधा सी, और यहां से लेकर आधा सी, इसको वन कंप्लीट टर्न बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट टर्न बोलते हैं, और इसी को पिच ऑफ द डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा बताइए, पिच ऑफ द डीएनए। और इस पिच में टोटल कितने, अच्छा एक चीज और यहां पर मैंने समझाना भूल गया। ये देखो ये ए और टी दिख रहा है आपको, ये ए और टी, देखो दो नाइट्रोजनस बेस है ना, तो इसको बेस पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेस पेयर। ठीक है, टोटल चार चार न्यूक्लियोटाइड है, 8 न्यूक्लियोटाइड का चेन है, तो टोटल 4 बेस पेयर होंगे। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? इधर देखो 4, लेफ्ट साइड में देखो कितने हैं, यहाँ पर यहाँ देखो 4 न्यूक्लियोटाइड, इधर 4 न्यूक्लियोटाइड, तो बेस पेयर भी कितने, 4। तो देखो ये जो एक कंप्लीट टर्न हुआ, एक यहां से घुमा, एक फिर यहां घुमा था, तो ये जो एक कंप्लीट टर्न हुआ उसकी बात मैं कर रहा हूं, उसको क्या बोल रहे हैं, पिच ऑफ द डीएनए। और उसमें आपको टोटल कितने बेस पेयर दिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कंप्लीट टर्न में
कितने बीच में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। तो यहां पर कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर। अच्छा, सिंपल सा मैथ्स लगाओ। देखो, अब टोटल यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितने बेस पेयर की है भाई बताओ? 10 बेस पेयर है टोटल, 10 बेस, और टोटल लेंथ कितनी है? तो इसकी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम हटाओगे तो, या फिर इसको 34 इंटू 10⁻⁹ मीटर भी लिख सकते हो। ये नैनोमीटर में हो गया, ये नैनोमीटर में। अब मैं पूछ रहा हूं टोटल कितने बेस पेयर हैं, जल्दी से बताओ। 10 बेस पेयर। तो दो बेस पेयर की दूरी कितनी होगी? ये जो दो बेस पेयर है इसकी दूरी कितनी होगी? तो मैं लिख सकता हूं 3.4 नैनोमीटर है अपॉन 10, टोटल 10 है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.34 नैनोमीटर, या फिर क्या आ जाएगा? 0.34 नैनोमीटर को हटाने के लिए 10⁻⁹ मीटर, ये दूरी। तो कहने का मतलब, अगर मुझे लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है, अगर मुझे लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है, ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो बेटा मुझे लेंथ ऑफ अगर डीएनए निकालना है। देखो समझो, इमेजिन करो क्लास में बहुत सारे बेंच है, 10 बेंच है। 10 बेंच में मैं बोलूंगा दूरी नापो, तो क्या करोगे? 10 बेंच, अगर एक बेंच मान लो 20 सेंटीमीटर का है तो क्या करोगे? 10 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन दोनों दो बेंच के बीच का गैप जो है वो भी तो मेजर करोगे। तो उसी तरह डीएनए का लेंथ निकालना है तो टोटल बेस पेयर को तो काउंट कर लोगे, लेकिन दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी है दैट इज 0.34, उससे मल्टीप्लाई करना होगा या नहीं? टोटल बेस पेयर, ठीक है, 10,000 बेस पेयर है, वो तो जितना डिस्टेंस ले रहा है वो ले ही रहा है, लेकिन हर बेस पेयर के बीच में 0.34 का गैप है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 0.34। तो लेंथ ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा? टोटल नंबर, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर, या फिर 10⁹ मीटर, अगर मीटर में आंसर चाहिए तो। क्या ये वाली बात समझ में आती है? लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालेंगे? अच्छा, किस किस मैनर में क्वाई हुआ है? राइट मैनर में। अगर ये 5 डैश से 3 डैश है तो ये क्या होगा? 3 डैश से 5 डैश। कृपया करके बताइए आपको समझ में आया या नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तेजी से समझा दिया है, अगर समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा। अब अगर ये टॉपिक करा दिया है तो मैं न्यूक्लियोसाइड का नाम थोड़ी देर बाद समझा दूंगा, वो टॉपिक रह गया था। मैं आपको डायरेक्ट मेन पोस्टुलेट ऑफ डीएनए मॉडल के बारे में समझा देता हूं, ठीक है? तो ये जो स्ट्रक्चर हमने डीएनए का समझा है, एक बार फिर से मैं बता दूं क्या? बेस पेयर निकाला, सब कुछ निकाला, हाँ, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अच्छा, अब हम समझेंगे जो अगला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमने वैसे डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी बुक के हिसाब से भी डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग क्या बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो, डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल दिया था। डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज एक्सप्लेन्ड बाय, इज एक्सप्लेन्ड अच्छा, ये जो डीएनए हमने बनाया है ना, ये जो डीएनए बनाया है, इस तरह के डीएनए को बी टाइप डीएनए बोलते हैं। और भी टाइप होते हैं, जेड टाइप आपके बुक में 11th में दे रखा है शायद से। तो ये जो है आपको याद रखना है, नॉर्मल डीएनए जो होता है वो बी टाइप। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज एक्सप्लेन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट था नाम, डबल हेलिक्स मॉडल। बहुत ही जबरदस्त इसके बारे में चीजें हैं। एक बार मैं टाइप कर लूं इसको।
ठीक है। हाँ, तो चलो, जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए था बेटा, वो एक मॉडल से एक्सप्लेन किया जाता है। उस मॉडल का नाम है डबल हेलिक्स मॉडल। अब ये जो मॉडल दिया था, ये मॉडल गिवन बाय, अगर मैं इसकी बात करूं किसने दिया, तो गिवन बाय बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। गिवन, मैं ज्यादा इसकी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा कि किसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, किसको नहीं मिलना चाहिए था। आपके सिलेबस में जितना है उतना जान लो, ठीक है। गिवन बाय टू वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, वॉटसन एंड क्रिक। किसने दिया था ये मॉडल? वॉटसन एंड क्रिक ने। बट देयर मॉडल वॉज बेस्ड ऑन, लेकिन उनका जो मॉडल था ना, वो देखो एक्चुअली दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ काम किया था। उनके काम का मकसद डीएनए का स्ट्रक्चर ढूंढना नहीं था, बट उनके काम के बेसिस पर वॉटसन एंड क्रिक ने अपना दिमाग लगाया और डीएनए का मॉडल दिया। क्या बोल रहा हूं, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना काम किया। उनका मकसद डीएनए का स्ट्रक्चर ढूंढना नहीं था, बट उनके काम के बेसिस पे, उनके काम से प्रेरित होकर डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था। तो बट देयर मॉडल वॉज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था? तो दो टेक्निक है, एक का नाम है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एक का नाम है चारगैफ रूल। बेस्ड ऑन, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, सबसे ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक साइंटिस्ट थी, ये बेस्ड ऑन था मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन फीमेल साइंटिस्ट थी, बहुत कम फीमेल साइंटिस्ट का नाम आता है। तो ये किसने दिया था? बाई दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मॉरिस विल्किंस एंड दूसरे का नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में ये। अब देखिएगा ये होता क्या है, ये उसमें होता क्या था। तो देखो, मान लेते हैं कि किसी कंटेनर में हमने एक मॉलिक्यूल डाल दिया। हमने क्या डाल दिया? कोई मॉलिक्यूल डाल दिया, किसी तरह का मॉलिक्यूल डाल दिया। एकदम सिंपल मेथड में, डिटेल नहीं जानना है, बस नाम जानना है आपको। और सामने से एक्सरे का सोर्स रखते थे। सामने से क्या रखते थे? एक्सरे का सोर्स रखते थे। एक्सरे डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं भाई? एक्सरे, एक्सरे का सोर्स डाला। और फिर क्या होता था? एक्सरे ठीक है, फिर क्या होता था? यहां पर इस मॉलिक्यूल का काइंड ऑफ इमेज बनता था। क्या बनता था? इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या बनता था? इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसका इस्तेमाल किया था किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने। क्या हो रहा था यहां पर? इससे इन्होंने डीएनए के मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर देखने की कोशिश की, देखा कि किस तरह का शेप है, शेप पता चला उनको। फिर और भी उन्होंने बहुत सारे काम किए होंगे। तो इसको बोलते हैं एक्सरे क्या नाम है यार? डिफ्रैक्शन मेथड। क्या नाम है इसका? एक्सरे, जहां जहां, एक सेकंड, क्या हो गया? ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। एक्सरे यानी एक्सरे जा रहा है, ठीक है, डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट जिस एंगल से होगा उस एंगल से कैलकुलेट करके हम मॉलिक्यूल का एक शेप पता कर लेते हैं बेसिकली। एक्सरे आया, डिफ्रैक्शन किया, जहां जहां डिफ्रैक्शन किया उसके बेसिस पे हम शेप पता कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा कि पहला क्या था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी समझ में आ गया होगा। किसने दिया था? मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे का सोर्स से
किसी ऑब्जेक्ट पे मॉलिक्यूल पे जाता है, वो डिफ्रैक्शन शो करेगा, उसका एंगल्स के मदद से हम क्या पता कर लेंगे, उस मॉलिक्यूल का शेप को पता कर लेंगे। दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट थे, उनका नाम था भाई चारगैफ्स। चारगैफ्स प्रिंसिपल। दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या है, चारगैफ्स प्रिंसिपल। चारगैफ प्रिंसिपल नाम नहीं है, चारगैफ नाम है उनका, लेकिन चलिए तो देखिए चारगेफ प्रिंसिपल क्या कहता है। चारगेफ ने क्या बोला था, बहुत सिंपल सी बात बोली थी। चारगेफ ने ये बोला था कि जो रेशियो है ए और टी का, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, जितना ए होगा उतना ही टी होगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा, और जितना जी होगा उतना ही सी होगा। ये बात किसने बताई थी, ये बात चारगेफ ने बताई थी। चारगेफ ने बोला था ए और टी का रेशियो निकाल लो, वो बराबर होगा किसके, जी और सी के। मतलब जितना ए होगा उतना टी होगा, जितना जी होगा उतना सी होगा। तो कहने का मतलब मैं लिख देता हूं, रेशियो ऑफ ए एंड टी एंड जी एंड सी इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो इसको रट लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। इन्होंने बोला था ए बाई टी इज इक्वल टू जी बाई सी इज इक्वल टू 1। इन्होंने ये बोला था, मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहने का मतलब ए और टी जितना होगा उतना जी और सी होगा। इसका और निकालिएगा तो ए प्लस जी अपॉन, नीट वाले बच्चे डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आपको आता होगा, फिजिक्स में इतना तो सीखा होगा, ठीक है। कहने का मतलब अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू टी एंड अमाउंट ऑफ जी इज इक्वल टू सी। मतलब अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू टी एंड अमाउंट ऑफ सी इज इक्वल टू जी। तो इन दो मेथड से क्या बनाया था, उन्होंने पोस्टुलेट दिया था। क्या पोस्टुलेट दिया था, डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था जो कि डबल हेलिक्स मॉडल है। हमने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी और अच्छे से समझा देता हूं, ठीक। हम यहां पे बुक का इस्तेमाल करेंगे, चलो लिख देता हूं मैं, मेन पोस्टुलेट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल। चलिए बुक को देखते हैं। देखिए आइए यहां से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कॉपी तो नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कॉपी हुआ या नहीं हुआ।
चलिए एनसीईआरटी आ गई, देखते हैं एनसीईआरटी को ही समझ लेते हैं। देखिए द सेलियंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल, सबसे पहले इट इज मेड अप ऑफ, इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्या, मादर चाहूंगा, बीच में कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था। हमने यहाँ से चारगेफ्स रूल वगैरह, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ये सब सीख लिया था। हमने देखा था इनके बेसिस पे इन्होंने क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल में ये देख रहे हो आप डीएनए, ये देख रहे हो ना, दो हेलिक्स है ना, ऐसे करके दो हेलिक्स है ना, दो हेलिक्स, हेलिक्स मतलब क्या है, दो लाइन है जो क्वाइल्ड है और दोनों ऐसे मिल चुके हैं। तो ये मॉडल किस, जो पहले हमने मॉडल समझ लिया है, अब किस के बेसिस पे था वो जान लिया, अब इस मॉडल के पॉइंट क्या है तो आपको ऑलरेडी पता होंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मैं चेंज कर लेता हूं हाइलाइटर, ये क्या है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मिलकर बना है, बिल्कुल सही बात है। वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर एंड फॉस्फेट, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये चीज पॉइंट अब छूट गई। ये देखिए ये डीएनए बना है ना मैंने, यहां देखिएगा ध्यान से, देखिए ये डीएनए बना है ना, तो यहां पर क्या है, ये जो लाइन चीज है ना, यहां पर इसको बैकबोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन। और इस बैकबोन में क्या चीज आती है, शुगर आता है और इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप आता है, इधर भी यही सेम चीज है बैकबोन में, और बीच में क्या आता है, एटीजीसी यानी बेस पेयर आते हैं। समझ में आया? तो बैकबोन किसका बना है भाई, शुगर और फॉस्फेट का बना है। बैकबोन किसका बना है, शुगर और फॉस्फेट का, और डबल हेलिक्स होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको? उसके बाद यहां पर मैंने क्या समझाया, द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, जो दो चेन है इनकी पोलैरिटी एंटी पैरेलल है, एक 5 से 3 है तो दूसरा क्या है भाई 3 से 5 है, ये भी पॉइंट मैंने आपको समझाया था। द बेसिस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू, अच्छा ए और टी के बीच में मैंने बोला था डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और जी और सी के बीच में मैंने बोला था ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो यही बात लिखी है, एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड, सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद टू चेन आर क्वाइल्ड, मैंने अभी बताया दो चेन आपस में किस तरह से क्वाइल्ड है, राइट हैंडेड मैनर, इस तरह से, राइट हैंडेड मैनर मतलब ठीक है, इस तरह से राइट हैंडेड मैनर में क्वाइल्ड है, बता दिया था। उसके बाद मैंने बोला था पिच कितने नैनोमीटर का होता है, तो 3.4 नैनोमीटर का होता है, उसको मीटर में कैलकुलेट करोगे तो कितना 10⁻⁹ मीटर होगा। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक, अच्छा ये एक लास्ट पॉइंट में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नाइट्रोजनस बेस ना एकदम परपेंडिकुलर है, ऐसे एकदम परपेंडिकुलर है, वो इस डायरेक्शन में कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। तो ये मेन पोस्टुलेट्स हैं किसके, हमारे डबल हेलिक्स मॉडल के। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह समझ लिया, अब हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में चैप्टर को खत्म करेंगे।